डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होता है, देखिए कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F, है ना, ध्यान देंगे। वेक्टर स्पेस है हमारे पास V ओवर द फील्ड F और इसका कोई सबसेट है B और B में कुछ वेक्टर हैं अप टू xn विच इज सबसेट ऑफ B, है ना, B के सबसेट है और ये B को हम बेसिस कब कहते हैं, ध्यान दें, ये आपका बेसिस कहलाता है यदि ये सेट Li हो जाए और क्या हो जाए, इसके एलिमेंट से हम V के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाए, तो ये बेसिस कहलाता है ना। ये बेसिस का डेफिनेशन हो गया। अब ध्यान दें, यदि हमारा बेसिस मिल जाता है और उस बेसिस में हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब कितने एलिमेंट की मदद से वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को हम जनरेट कर पा रहे हैं, तो उस बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उसकी संख्या दिए गए वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहलाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ध्यान दें इसको, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। जो भी हमारे पास सबसेट दिया रहेगा किसी भी वेक्टर स्पेस का, उस सबसेट के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, पहले उसको तो बेसिस होना पड़ेगा और बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना, वही नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहलाता है। और आज हम इसमें देखेंगे अलग अलग तरीका का जो हमारा वेक्टर स्पेस जो फॉर्म करता है। हम बहुत सारे ऐसे देखे हुए हैं, सेट देखे हैं या फील्ड देखे हैं कहो, जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, उसका हम यहाँ पे बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे उसको चेक करेंगे या फिर कहें उसका डायमेंशन हम देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे के लिए, है ना। तो जैसे हम कुछ कुछ वेक्टर स्पेस देख के आए हैं पिछले क्लासेस में, और वो क्या है, जैसे हम लेना चाहते हैं R ओवर R, समझना इसको, R ओवर R। तो R ओवर R का जो एलिमेंट होगा वो दिखने में कैसा होगा, देखिए ये वन टपल है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस भी R है और उसका फील्ड भी R है। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, ए टाइप का होगा, वेयर ए फ्रॉम रियल नंबर, ए फ्रॉम रियल नंबर। ए जो हम ले रहे हैं वो रियल नंबर से ले रहे हैं और रियल नंबर ही हमारा फील्ड है और वही हमारा वेक्टर स्पेस भी है, रियल नंबर। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना। तो अब देख पा रहे हैं आप, इसके जितने भी रियल नंबर हम कैसे जनरेट कर पा रहे हैं, उसके लिए हमको किस चीज की आवश्यकता है, ध्यान देना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लेना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल में जैसे मैं मुझे 5 बनाना है, ध्यान दें, 5 यदि मुझे बनाना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, वेयर 5 फ्रॉम रियल नंबर। देखिए मतलब 5 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया, रियल नंबर R मिल गया। और ये 1 किस टाइप का एलिमेंट है, देखो ये आपका 5 जो है मिला कैसा है, ये टाइप का एलिमेंट है, मतलब हमको एक ही एलिमेंट जनरेट करना है। पहला चीज तो ये कि मैं हर बार बोलते आया हूँ कि यदि हम किसी वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो दिखने में कैसे होंगे, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो R ओवर R ले रहे हैं तो उसका एलिमेंट एक ही होगा। अच्छा, यदि मैं R स्क्वायर ओवर R लेना चाहता हूँ तो इसके दिखने में एलिमेंट कैसे होंगे, ये A1 A2 टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे, टू टपल में होंगे, वेयर A1 या AI बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि इसमें के एलिमेंट को जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, तो इसके लिए हम क्या करते थे, A1 पहले कंपोनेंट को हमने 1 ले लिया और दूसरे को क्या कर दिया 0, प्लस दूसरे एलिमेंट को जनरेट करने के लिए उसके प्लेस पे हम 1 ले लिए और उसके बाकी सारे बचे हुए एलिमेंट को हमने कर दिया 0। ये इस टाइप का लिख सकते हैं इसको, वेयर A1 A2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ से देखिए, यदि हम A1 A2 को जनरेट करना चाहते हैं तो ये 1 0 और 0 1 की मदद से हम आसानी से R स्क्वायर R के सारे एलिमेंट को हम जनरेट कर सकते हैं और यही हमारा स्टैंडर्ड बेसिस भी था। यदि हम इसके बेसिस की बात करें, बेसिस को हमने बहुत अच्छा डिटेल में चर्चा किया हुआ है, तो बेसिस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 एंड 0 1। इसकी मदद से
हम इसके सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं, साथ ही साथ ये हमारा एल भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आर स्क्वायर आर है, इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 2। तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर, दिस इज इक्वल टू 2। अब ये जो आर ओवर आर देखे थे, इसको हम 1 की मदद से सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं। आप कुछ भी कहिए, कोई भी नंबर बोलिए, जैसे कि -5/2, इसको आप जनरेट करके बताइए। तो फील्ड का एलिमेंट इसी को ले लो, क्योंकि ये जो ए होगा आपके फील्ड के एलिमेंट से आएगा, ये फील्ड के एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट आपको जनरेट करना है, उसी एलिमेंट को आप फील्ड से उठा लो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5/2 को इसको लिख सकते हैं हम -5/2 इंटू 1। देखिए, तो 1 की मदद से फिर से हमारा -5/2 बन गया। तो ये जो हमारा आर ओवर आर दिखाई दे रहा है, इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर, ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 की मदद से या एक ही एलिमेंट की मदद से इसके सारे एलिमेंट को हम जनरेट कर पा रहे हैं। और वो साथ ही साथ ये एल भी है। एल कैसे हुआ भाई, यदि हमारे पास कोई सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस के लिए, और वो सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है उसमें, तो वो सेट तो हमेशा एल होता है। तो आपका एल भी हो गया, 1 की मदद से वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो रहे हैं हमारे पास, 1 हो रहे हैं यहाँ पे। तो b इक्वल टू आप लिख दिए 1, सो डायमेंशन इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आर क्यूब आर यदि आप देखना चाहते हैं, आर क्यूब ओवर आर देखना चाहते हैं, कैसे एलिमेंट होंगे इसमें, A1 A2 A3 टाइप के, वेयर ए आईज आर फ्रॉम रियल नंबर। ये जो ए आई होंगे सारे रियल नंबर से होंगे। अब आप जान रहे हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है 1 0 0, पहले एलिमेंट को जनरेट करने के लिए, बाकी सब 0, प्लस प्लस ना ले यहाँ पे, ऐसा भी लिख सकते, चलिए प्लस लेके ही चलते हैं। ये आपका A1 कर दिए, प्लस A2, दूसरे एलिमेंट को हमको जनरेट करना है, तो उसके अलावा बाकी को 0 कर दो आप, प्लस A3 0 0 1 हो गया। ये देखिए, ये इस टाइप के एलिमेंट इसमें होंगे आर क्यूब ओवर आर में। तो इसका जो बेसिस हुआ हमारा स्टैंडर्ड बेसिस, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिल गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके बेसिस में, 3 हो गए। तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब ओवर आर, दिस इज इक्वल टू 3। तो बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे, और बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे का एक और अर्थ आप क्या ले सकते हो, कि जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो कितने एलिमेंट से जनरेट हो पा रहा है, साथ ही साथ वो एल भी होना चाहिए। मतलब बेसिस के डेफिनेशन को भी हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं चीजों को समझने के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस। अब तो ये तो हो गया सेम फील्ड दिया गया है तब की बात में, है ना, इस चीज को समझेंगे आप। अब आगे हम देखना चाहते हैं, अच्छा इसमें और क्या क्या था, ये तो टपल हो गया, आप ध्यान दें। अब इसमें स्टैंडर्ड बेसिस को थोड़ा सा लिखने का तरीका पिछले क्लास में मैं नहीं बता पाया था इसको, है ना, मैं किताब देखा तब ध्यान दिया उसको, स्टैंडर्ड बेसिस के रूप में, है ना। जैसे हम E1 लिखना चाहते हैं, या फिर कहें हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है n डायमेंशनल, ध्यान देना, n डायमेंशनल, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, Vn ओवर एप करो, फील्ड को मैं एप ले रहा हूँ क्योंकि फील्ड हमारा कुछ भी हो सकता है। ये अब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ये हमारा एलिमेंट होगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन An टाइप का, वेयर AI बिलोंग्स टू रियल फील्ड, AI हमारे होंगे फील्ड से। देखिए, अब इसमें जो एलिमेंट आ रहा है कैसा आ रहा है, n टपल, क्योंकि हम क्या लिए हैं, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं Vn। अब ध्यान देना इसको, अब इसके जो एलिमेंट होंगे वो लिखने में कैसे होंगे, A1 पहले एलिमेंट को 1 रखो, बाकी सब 0 कर दो। नेक्स्ट A2 दूसरे कंपोनेंट को 1 रखो, बाकी सब 0 कर दो, इस प्रकार। प्लस इसी क्रम में हम आगे बढ़ते गए, तो यदि हम An को जनरेट करना चाहते हैं तो सारे 0, और इसके nth प्लेस पे हम इसको कर दिए 1। अब देखिए, ये जो हम मैंने लिखा कि यदि हम n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, तो ये जो इसका स्टैंडर्ड बेसिस हमको दिखाई दे रहा है, इसको अब हम क्या लिखेंगे,
इसको हम लिखेंगे E1 E2, यहाँ पे कहीं पे हमको E3 मिलेगा और ये आपका हो जाएगा EN। तो ये हो रहा है आपका A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 प्लस AN EN, ये इस प्रकार। तो ये जो E की जो हम बात कर रहे हैं, E I का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 0 हर जगह 0 0 होते जाएगा। जो हमारा ith प्लेस है ना, वहां पे 1 हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। ऐसा ये जो हम 1 लिखे हैं ये आपका ith प्लेस है। 1 होगा तो पहले नंबर पे 1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा तो दूसरे नंबर पे 1 हो जाएगा, E3 हो जाएगा तो दूसरे नंबर पे E3 हो जाएगा। ऐसा। और यदि हम मान लिया मैं V2R लेके चल रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 का मतलब कितना मिल जाएगा, ऑर्डर पेयर वाला मिलेगा। तो इसका जो बेसिस होगा E1 E2 होगा, जहां पे E1 आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा आपको 1 0 और E2 हो जाएगा आपका 0 1। देखिए समझना है इसको, है ना। मान लिया मैं V3F लेना चाहता हूं, तो इसके लिए बेसिस क्या होगा आपका E1 E2 E3 हो जाएगा। तो उस स्थिति में E1 आपका हो जाएगा 1 0 0, E2 आपका हो जाएगा 0 1 0 एंड E3 विल बी 0 0 एंड 1। ये ऐसा। तो जो भी हम प्लेस लेके चल रहे हैं ये आपका डिपेंड करेगा कि हम वेक्टर स्पेस कैसा लेके चल रहे हैं, और उसके हिसाब से हमारा बेसिस रहेगा। तो इसके लिए जो हमारा डायमेंशन है Vn ओवर F, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा n हो जाएगा, क्योंकि इसको हम n एलिमेंट की मदद से इसके हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं, साथ ही साथ ये आपका बेसिस भी बना रहा है। बताइए बेसिस समझ आया, सॉरी डायमेंशन समझ आया क्या? हेलो जी सर। ठीक। तो देखिए इसके पहले हम एक पॉइंट पे और चर्चा किए थे, हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, है ना, ध्यान देना इसको। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, FDVS, या इसी को फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस भी कहे थे। फाइनाइट एलिमेंट से उस वेक्टर स्पेस को हम जनरेट कर पा रहे थे, या कहें भी उसका डायमेंशन कितना था, फाइनाइट था। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर पाएंगे, सीधी सी बात है ना, चीजों को समझने के लिए। तो ये जो हम लेके चले रियल नंबर ओवर आर। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ और वेक्टर स्पेस को हम इसमें चर्चा करेंगे उसके बाद, है ना। तो पहले ये आपका FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये आर ओवर आर हो गया, जिसका हमको एक ही एलिमेंट चाहिए और उस एलिमेंट की मदद से इस रियल नंबर का हर एक एलिमेंट हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर, दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया फाइनाइट डायमेंशन। अब हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर स्पेस भी होंगे जिसके डायमेंशन आपके फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। उसको भी हमको चर्चा करना है, देन इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह है वहां से। अब कैसे, हम ये जान रहे हैं कि यदि ये आपका R है और ये Q, हम जान रहे हैं कि Q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर R। तो कोई भी जो फील्ड है अपने सब फील्ड के रेस्पेक्ट में हमेशा एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो R ओवर Q भी एक वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ के एलिमेंट को हम जनरेट करना चाहते हैं, तो हमको चेक करना है कि क्या ये फाइनाइट डायमेंशनल वाला है या फिर इनफाइनाइट डायमेंशनल वाला है। ध्यान दें इसमें। तो यदि आप यहां से देखिए, यदि मैं यहाँ भी एक एलिमेंट जैसा ही आएगा, ए बिलोंग्स टू, कहां से आएगा, ये फील्ड माने क्यू से आएगा। ध्यान देना, ये यहाँ पे जो हम एलिमेंट लेके चलेंगे ये कैसे लिखेंगे, लिखने का ढंग कैसा होगा, ए इंटू 1 टाइप का, वेयर ए फ्रॉम फील्ड, फील्ड हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिए। तो क्या हम 1 की मदद से सारे एलिमेंट को यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे, रियल नंबर के सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ए हमारा फील्ड से है, ध्यान दें। और यदि मैं √2 जनरेट करना चाहता हूं, तो क्या √2 रेशनल नंबर से आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। ध्यान देना, उसके लिए हमको इरेशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो रियल नंबर के हर एक एलिमेंट को जनरेट करने के लिए फील्ड में हमारे पास एलिमेंट नहीं है जो कि इरेशनल होने चाहिए। ध्यान देना, केवल रेशनल नंबर है क्यों में। और यदि मैं √2 आपका रियल नंबर है, समझना है इसको, यही एग्जांपल काफी है बाकी चीजों को समझने के लिए।
तो ये जो √2 है ये आपका रियल नंबर है, लेकिन हमारे पास फील्ड क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर से हम √2 नहीं ले सकते। तो यदि मैं इसमें √2 को जनरेट करना चाहता हूं तो इसके बेसिस में मुझे √2 शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो फील्ड के एलिमेंट हैं वो एलिमेंट यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 इंटू √2 करोगे तो √2 मिल जाएगा। अब ध्यान दें, मान लिया अब मैं √3 जनरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी रियल नंबर का एलिमेंट है, मुझे जनरेट करना है, और हम पहले भी कर दिए कि एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यहाँ से फिर मुझे √3 शामिल करना पड़ेगा। क्यों शामिल करना पड़ेगा? क्योंकि √3 आपके रेशनल नंबर में होते ही नहीं है। उसी क्रम में √5, √7, इस प्रकार की जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे इरेशनल नंबर को मुझे शामिल करना पड़ेगा, तब जाके रियल नंबर के हर एक एलिमेंट को हम जनरेट कर पाएंगे। तो इसका जो बेसिस में जो होगा वो केवल 1 नहीं, 1 के अलावा 1 तो सारे रेशनल नंबर से जनरेट हो जाएंगे रियल नंबर के, लेकिन जब हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो वो फील्ड से नहीं आ पाएगा, क्योंकि फील्ड हमारा रेशनल नंबर है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इरेशनल नंबर है उन सबको यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा, और ये कितने हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। तो इस स्थिति में इसका जो डायमेंशन होगा R/Q, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर स्पेस है ये आपका है नॉन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। बताइए, ये वाला पॉइंट समझ आया क्या सभी को? सर एक बार और बता दीजिए ना। ठीक, देखिए, डायमेंशनल हम किसको कहते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आपके बेसिस में, ध्यान दें, बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उसका डायमेंशनल कहलाता है। या फिर एक तरीके से ये समझें कि हमारे पास एक सबसेट दिया रहेगा वेक्टर स्पेस का, वो एलाई हो जाए और उसके हर एक एलिमेंट से हम वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को यदि हम जनरेट कर पाते हैं तो वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होगा बेसिस में वही उसका डायमेंशन कहलाएगा। अब हम कह रहे हैं कि हमको रियल नंबर के सारे एलिमेंट को जनरेट करना है। देखिए, रियल नंबर यहाँ पे क्या है, वेक्टर स्पेस है, ध्यान देना, रियल नंबर वेक्टर स्पेस है, और इसका जो फील्ड हम लेके चले हैं Q, है ना। और इसके पहले जब हम फील्ड पढ़ रहे थे या वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे तो हम बताए थे कि यदि F जो है सबसेट है, या K को ले लो, K ले लो, ज्यादा सही रहेगा, K इज सबसेट ऑफ F, K जो है F का सबसेट है, तो F K हमेशा एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। मतलब हर एक फील्ड अपने सब फील्ड के रेस्पेक्ट में हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है ना। तो सब फील्ड मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट की क्या होगी, कमी होगी, या तो इक्वल हो सकता है या फिर लेस देन होगा, जाहिर सी बात है यदि सब फील्ड है तो मैं यहाँ पे क्या लिया, फील्ड की जगह में रेशनल नंबर ले लिया, और वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। ये जो है ये आपका रेशनल भी होंगे इसमें और इरेशनल भी होंगे। तो रेशनल नंबर के जितने भी एलिमेंट होंगे रेशनल नंबर में, उसको तो मैं क्यू की मदद से जनरेट कर पाऊंगा। फील्ड के एलिमेंट क्या होंगे यहाँ से, ध्यान देना, हम जो भी एलिमेंट लेके चलते हैं यहाँ पे वो फील्ड के एलिमेंट होते हैं। मैं और एक दो एग्जांपल और आगे करेंगे तो चीजें और क्लियर होते जाएगा, ध्यान देना इसको। फील्ड क्या है ये बहुत मायने रखता है इन चीजों के लिए। तो फील्ड क्या है, हमारा रेशनल नंबर। अब मैं रियल नंबर के एलिमेंट को जनरेट करना चाहता हूँ, जैसे मुझे बनाना है -7/3, तो -7/3 मैं कैसे बना सकता हूँ, -7/3 इंटू 1 कर दो, और ये -7/3 को आप कहाँ से ले लो, रेशनल नंबर क्यू से ले लो, क्योंकि क्यू में सारे रेशनल नंबर पड़े हुए हैं। तो -7/3 को हमको जनरेट करना है तो इंटू 1 कर दो, फील्ड का एलिमेंट उसी को चॉइस कर लो, जो चाहिए हमको उसी को चॉइस कर लो। अब मान लिया जाए मैं बनाना चाहता हूँ √5, है ना, क्योंकि √5 आपका इरेशनल नंबर है जो कि रियल नंबर भी है। देखिए, अब √5 को मैं जनरेट करना चाहता हूं तो √5 को √5 इंटू 1 तो नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि √5 आपका क्यू से नहीं आ रहा है। 1 के अलावा ये जो यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू 1 टाइप का, तो ये जो एक है या फिर √5 के हैं, ये आपका रेशनल नंबर से आना चाहिए, फील्ड से आना चाहिए, और फील्ड तो आपका रेशनल नंबर का है, और ये √5 आपका इरेशनल नंबर है।
मतलब इसमें रूट 5 टाइप के एलिमेंट है ही नहीं। कहने का मतलब मैं रूट 5 को जनरेट नहीं कर सकता क्यू की मदद से, क्यू माने रेशनल नंबर की मदद से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि हमको रियल नंबर ओवर क्यू रेशनल नंबर यदि ये फील्ड बना रहा है तो इसका हर एक एलिमेंट क्यू की मदद से जनरेट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो रूट 5 इसमें नहीं है और हम रूट 5 को जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको रूट 5 को वो जो बेसिस के एलिमेंट में हमको शामिल करना पड़ेगा। उसी प्रकार रूट 3 को, रूट 7 को एंड सो ऑन, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे इरेशनल नंबर को यहाँ पे हमको शामिल करना पड़ेगा, तब जाके बेसिस के एलिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होंगे। जी सर, समझ आ गया। ठीक, तो अब क्या होंगे, ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा, जिसको हम नॉन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। ओके, जी सर। ठीक। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद सभी के किस टाइप का वेक्टर स्पेस, उसके बेसिस कैसे होंगे और उसमें डायमेंशन कितना होगा, उस पर एक बढ़िया चार्ट जैसा है तो बना देंगे, टेबल बना देंगे उसका। तो एक और लेके चल रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। वेक्टर स्पेस क्या क्या फॉर्म करता है नंबर सिस्टम में, आप सभी जान रहे हैं। आर ओवर आर करेगा, ये सी ओवर सी करेगा, क्यू ओवर क्यू करेगा, उसके बाद आर ओवर क्यू करेगा, है ना, सी ओवर आर करेगा और सी ओवर क्यू करेगा। उसके सब फील्ड के रेस्पेक्ट में हमेशा वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ये इतनी चीजें देख लेंगे, सी ओवर क्यू, सी ओवर आर, आर ओवर क्यू, हाँ ठीक है इतना। अब हम सी ओवर सी की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट होंगे दिखने में कैसे होंगे, जेड टाइप के होंगे, और जेड कहाँ से आएगा, आपका फील्ड से आएगा, जो कि फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देंगे इसको। अब इसके एलिमेंट को हम जनरेट करना चाहते हैं, मान जाए जेड मतलब क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जेड हम बनाना चाहते हैं और ऑलरेडी जेड कहाँ से आ रहा है, फील्ड के एलिमेंट से आ रहा है। तो यदि मैं 5 + 3 आयोटा बनाना चाहता हूँ तो 5 + 3 आयोटा कहाँ से ले लिया, मैं फील्ड से ही ले लिया, और इसको मैं कर दिया इंटू 1। तो देखिए ये 1 की मदद से हम सी ओवर सी मतलब वेक्टर स्पेस सी ओवर सी के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे, जैसे आर ओवर आर का हम कर पा रहे थे, ध्यान देना। तो इसका भी डायमेंशन आपका हो जाएगा सी ओवर सी, दिस इज इक्वल टू 1। और इसी क्रम में यदि मैं सी एन ओवर सी निकालना चाहता हूँ या सी स्क्वायर कर दूं, पहले 2 के लिए ले लेते हैं, सी ओवर सी, है ना। तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, Z1 Z2 टाइप के, और ये आपके Z1 और Z2 कहाँ से आने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड से आने वाले हैं। ये जो फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां से आने वाले हैं। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप Z1 10 प्लस Z2 01। तो यहाँ पे देखिए बेसिस में हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसकी मदद से हम सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ से फिर से डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर सी, दिस इज इक्वल टू 2। इन द सेम वे यदि सी एन ओवर सी करना चाहते हैं हम, तो इसका जो डायमेंशन होगा, है ना, और मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। कब, जब फील्ड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा यदि कोई दूसरा है तब कैसे करेंगे, हमारे पास सी ओवर आर भी एक क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। इसके जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, जेड टाइप के होंगे, और जेड को कैसे लिखेंगे हम, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी टाइप का, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। ध्यान देना इसमें, है ना, ये बस ये एक चीज समझ आया, बाकी सब चीजें समझ आएंगी। अब इसको हम जनरेट करना चाहते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि हमको नंबर ऑफ डायमेंशन देखना है कि इस वेक्टर स्पेस के डायमेंशन कितने होंगे या फिर इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे। अब यहाँ से देखिए मैं बनाना चाहता हूँ 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। अब 5 को तो मैं लिख दिया 5 × 1 प्लस, अब इसको मैं कैसे करूंगा, इंटू 3 है जो प्लस 3 है उसको कैसे करें, उसके लिए तो हमको आयोटा लेना पड़ेगा फील्ड में। ध्यान देना, फील्ड के एलिमेंट हमारे रियल नंबर है, और ये जो आयोटा है वो कहाँ पे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है,
और हमारे पास तो फील्ड के एलिमेंट से ही हम इसको हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनटू ये जो आयोटा है उसके बेसिस में हमको शामिल करना पड़ेगा, ध्यान देना। तो इसका जो बेसिस होगा 1 की मदद से हम रियल नंबर को तो जनरेट कर पाएंगे, इसके रियल पार्ट को, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को जनरेट करने के लिए हमको यहाँ पे आयोटा शामिल करना पड़ेगा यदि हम सी ओवर आर की बात करते हैं। तो ये 1 की मदद से रियल पार्ट जनरेट हो जाएगा और आयोटा की मदद से इमेजिनरी पार्ट जनरेट हो जाएगा यदि हमारा फील्ड रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स के अलावा कोई दूसरा भी फील्ड है तब भी, हर बार। तो यहाँ पे देखिए इसके बेसिस में हमको कितने एलिमेंट मिले, 1 और आयोटा जो कि 2 है, और इसकी मदद से हम सी ओवर आर के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे। सो द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस सी ओवर आर इज दिस इज इक्वल टू 2। इसी में यदि सी स्क्वायर आर करते हैं, हम सी स्क्वायर आर करते हैं तो ये आपका Z1 Z2 टाइप का दिखाई देगा, और इस Z1 Z2 में जो भी फील्ड के जो एलिमेंट आएंगे कैसे आएंगे, आप लिखोगे Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 and Z2 equal to A2 plus iota B2, where A1, A2, B1, B2 belongs to real number R। यहां से आएंगे। अब दो दो एलिमेंट को हमको जनरेट करना है, ध्यान दो। तो कैसे करेंगे, पहला रियल नंबर को जनरेट करने के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे A1 1, एक मिनट हो, देखिए पहले टर्म Z1 को हमको यहां से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 0, ध्यान देना 1 0, और यहाँ के लिए क्या चाहिए हमको 0 आयोटा। समझो, पहले एलिमेंट Z1 को हमको निकालने के लिए A1 के लिए 1 0, क्योंकि अब ये 2 टपल में आ रहा है, और B1 को जनरेट करने के लिए हमको 0 आयोटा चाहिए, ध्यान देना 0 आयोटा। उसी क्रम में Z2 को हमको बनाना है, तो इसके लिए हमको चाहिए 1 0 और ये फिर से 0 आयोटा दूसरे के लिए। तो जब हम सी स्क्वायर हम लेके चल रहे हैं जिसमें ये 2 टपल में जाएगा, तब इसमें हमको एलिमेंट कैसे कैसे चाहिए, ये इस टाइप के चाहिए टपल में। बताइए समझ आया क्या ये वाला? जी सर। ठीक, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा अब, सी स्क्वायर ओवर आर, ये आपका हो जाएगा सॉरी 4। तो यहाँ पे सी स्क्वायर आर के सारे एलिमेंट को जनरेट करने के लिए हमको बेसिस में 4 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, और यही इसका डायमेंशन कहलाएगा। तो इसी क्रम में यदि हम सी एन ओवर आर की बात करें, चूंकि हमको 2 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि हम फील्ड यदि रियल नंबर ले रहे हैं तो 1 प्लस आयोटा तो होना ही चाहिए, 1 और आयोटा। तो ये आपका हो जाएगा, ये तो n है तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2n। तो जो इसका जो बेसिस हो जाएगा वो 2n हो जाएगा, सॉरी डायमेंशन। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर स्पेस था मैट्रिसेस वाला है ना, ये ऐसा कि यदि हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और उसका हम कलेक्शन ले रहे हैं, तो वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड एफ। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ए आई जे टाइप के होंगे, और इसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस n, वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू फील्ड। यहाँ से अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझना। यदि मैं f 2 क्रॉस 2 का लेना चाहता हूँ, है ना, 2 क्रॉस 2 का लेना चाहता हूँ, तो कैसा होगा, ए बी सी डी टाइप का होगा, देखिए। और ये ए बी सी डी कहाँ से आने वाले हैं, आने वाले हैं आपके फील्ड से। अब इसको यदि मैं जनरेट करना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, ए 1 0 0 1 सॉरी 0 0 प्लस बी को जनरेट करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 0 1 0 0, प्लस सी को जनरेट करना चाहता हूँ तो 0 0 1 0, और डी को जनरेट करना चाहता हूँ तो 0 0 0 1, ये ऐसा। अब इसके बेसिस में देखिए एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, ये सारे आ गए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1।
अब इसकी मदद से हम 2 क्रॉस 2 के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं, है ना। तो इसके बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने हैं, 4 है। 4 मतलब 2 क्रॉस 2 के इक्वल है। तो यदि हम m क्रॉस n ऑर्डर का कोई भी फील्ड हम लेके चल रहे हैं, उसका वेक्टर स्पेस बना हुआ है, तो इसका जो डायमेंशन होगा f m क्रॉस n ओवर f दिस इज इक्वल टू m क्रॉस n हो जाएगा। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर हो गया जी इतना? जी सर। ठीक। अब नेक्स्ट हम पोलिनोमियल जिसका ऑर्डर x है, pnx। देखिए pnx, तो इसमें किस टाइप के पोलिनोमियल होंगे? इसमें होंगे आपका a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an(x to the power n where ai फ्रॉम फील्ड। फील्ड क्या ले रहे हैं हम? फील्ड ही लिख देता हूँ मैं सीधा इसको, ऐसा है ना। फील्ड क्या हो तो बात की बात है, ऐसा। अब देखिए इसको हमको जनरेट करना है, तो जनरेट करना है तो यहाँ पे देखिए टोटल जो टर्म है हमारा n+1 टर्म है। ये पहला कांस्टेंट टर्म, देन x वाला टर्म, x स्क्वायर वाला टर्म, एंड द लास्ट x टू द पावर n वाला टर्म। तो यदि हम इसका बेसिस लिखना चाहते हैं, ध्यान देंगे, तो इस कांस्टेंट टर्म को हमको जनरेट करने के लिए तो हमको 1 ही चाहिए, क्योंकि n और तो हमारा फील्ड से आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5 धन 2x स्क्वायर, ऐसा। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए। देखिए तो यहाँ पे हमको 1 की मदद से हम इस 5 को पूरी तरह से जनरेट कर सकते हैं, और ये 5 आपका आ जा रहा है फील्ड से। तो जो भी एलिमेंट चाहिए उसको आप फील्ड से यहाँ से उठा लो और इंटू 1 कर दिए, तो ये पहला जो कांस्टेंट टर्म है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये 5 इंटू 1 हो गया। अब नेक्स्ट हमको a1x को जनरेट करना चाहते हैं, तो a1 तो हमारे फील्ड से आएगा ही, जो अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है -5/3x, है ना। तो -5/3 मैं ले लूंगा फील्ड से। अब x को कैसे करेंगे, x को कहाँ से लेंगे? तो उसके लिए हमको x की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे सेकेंड टर्म को जनरेट करने के लिए। उसी क्रम में थर्ड को a2x स्क्वायर के लिए हमको x स्क्वायर की आवश्यकता है, x क्यूब की आवश्यकता है, एंड सो ऑन x टू द पावर n की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि x से लेकर x टू द पावर n तक टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, और इसमें +1 यदि हम ऐड कर दें तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ pnx दिस इज इक्वल टू n+1। ये पॉलिनोमियल स्पेस की हम बात कर रहे हैं। अब मान लिया जाए, ये तो था क्या था, एक पर्टिकुलर किसी फिक्स्ड ऑर्डर वाले पॉलिनोमियल की बात है ये, है ना। यदि हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसा है ओवर f, इस टाइप का, तो इसमें कैसे होते हैं, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो ऑर्डर जो है फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे कहीं पे an(x to the power n) आ जाएगा, और ये फिर और बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे जो ai आएंगे सारे फील्ड से आएंगे। तो देखिए इसका जो बेसिस होगा उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, फिर से a0 को जनरेट करने के लिए 1, a1x को जनरेट करने के लिए हमको x चाहिए, देन x स्क्वायर चाहिए, इसी क्रम में x टू दी पावर n, और ये और जितना भी पावर आते जाएगा उतने पावर का हमको यहाँ पे पॉलिनोमियल हमको हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी। तो क्या ये फिक्स्ड है? नहीं है। तो इस स्थिति में इसका जो डायमेंशन होगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये भी एक नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, नॉन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है जी, जी सर। ओके। तो अब लगभग हम एलिमेंट बेसिस में कैसे एलिमेंट देखते हैं, उससे कैसे वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को जनरेट किया जाता है, वो लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब इसका एक हम जैसे टेबल बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा वेक्टर स्पेस हो, यहाँ पे उसका हम बेसिस लिखते हैं, बेसिस को थोड़ा दूर में करते हैं, ये बेसिस, और यहाँ पे इसके हम डायमेंशन की बात करेंगे। तो पहला जो हम शुरुआत किए थे, है ना, r ओवर r, है ना, इसके एलिमेंट दिखने में कैसे होंगे, ए टाइप के, और ये आएंगे रियल नंबर r से। तो यहाँ पे देखिए बेसिस में एलिमेंट क्या आया हमारा, केवल 1 आया। 1 की मदद से हम इस रियल नंबर के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं, तो डायमेंशन हमारा हो गया 1।
नंबर 2 आर ओवर, पहले ऐसे कर लो। अब नेक्स्ट हो जाएगा सी ओवर सी। तो इसमें जेड टाइप के एलिमेंट आएंगे और जेड को हमको कहाँ से लेना है, फील्ड से ही लेना है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर सी है। तो इसको भी हम 1 की मदद से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे जेड जो फील्ड में आ रहे हैं, जो भी जनरेट करना है उसको फील्ड से उठा लो, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हमको एक ही एलिमेंट की आवश्यकता है, देन द डायमेंशन 1। नंबर 3 क्यू ओवर क्यू, है ना। यहाँ पर भी ए टाइप के एलिमेंट आएंगे, वेयर ए फ्रॉम रेशनल नंबर क्यू। तो इसको भी हम 1 की मदद से जनरेट कर लेंगे सारे एलिमेंट को, तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा 1। नंबर 4 अब हम चाहते हैं सी ओवर आर। देखिए, तो ये जेड जो होगा ये ए प्लस आयोटा बी टाइप का होगा, और फील्ड क्या रह रहे हैं हम, रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमारा आयोटा वाला टर्म नहीं होता, इमेजिनरी नंबर। तो उसके लिए 1 के साथ हमको आयोटा यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा अब 2, क्योंकि बेसिस में 2 एलिमेंट है। नंबर 5 क्यू ओवर आर हो गया। अब सी ओवर यहाँ पे आप क्या ले लो, क्यू ले लो। यहाँ पर भी सेम होंगे, और क्यू जो एलिमेंट हम यहाँ से लेके चलेंगे उसके लिए यहाँ पे फिर से आपको 1 आयोटा की आवश्यकता पड़ेगी, और इसका भी डायमेंशन 2 हो जाएगा। इसी क्रम में अब ये तो हो गया सिंगल का, है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम r टू दी पावर n r कर रहे हैं, आर एन का, है ना। इसके एलिमेंट दिखने में कैसे होंगे, n टपल के फॉर्म में, ए एन वेयर ए आई फ्रॉम रियल नंबर। तो इसके देखिए बेसिस के एलिमेंट दिखने में कैसे होंगे, ये होगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड लास्ट 0 0 0 एंड लास्ट में 1 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन हो गया आपका n हो गया। इसी क्रम में सी एन ओवर सी का भी सेम डायमेंशन हमको मिलेगा, और इसका भी हो जाएगा n। क्यू एन ओवर क्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जिसके जो बेसिस में एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, और यहाँ पर भी इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका n, है ना। जस्ट इसके पिछले इन चीजों को मैं समझाया हूँ। अब हम फील्ड चेंज करते हैं, 9वां नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम r कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये n टपल होगा, z1 z2 एंड सो ऑन zn टाइप के। और यहाँ पे जो ए आई एंड बी आई लेंगे, ध्यान देना, z1 हमारा a1 प्लस आयोटा b1, z2 हमारा a2 प्लस आयोटा b2, इस क्रम में होगा। तो ये जो ए आई बी आई होंगे ये सारे रियल नंबर से होंगे, क्योंकि हमारा फील्ड चेंज हो गया। अब इसके बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, हमको पहले एलिमेंट को जनरेट करना है। पहले एलिमेंट को जनरेट करना है, तो पहले एलिमेंट जो कि रियल पार्ट होगा, ध्यान देंगे, ये आपका ए आई प्लस आयोटा बी आई टाइप का होगा, ठीक है। तो पहले एलिमेंट ए आई को जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमने 1 ले लिया, बाकी सारे प्लेसेस पे 0 कर दिया। अब सेकेंड में हमको क्या चाहिए, आयोटा चाहिए। तो पहले प्लेस में हमने आयोटा ले लिया, बाकी को 0 कर दिया। अब सेकेंड एलिमेंट जनरेट करना है अपने को, Z2 को। तो Z2 के लिए 0 1 0 हो जाएगा, और सेकेंड प्लेस पे आयोटा के लिए हमको 0 आयोटा 0 कर देंगे। इसी क्रम में ये आगे बढ़ते जाएगा, और इन द लास्ट अंतिम टर्म को हमको निकालने के लिए रियल पार्ट के लिए 1 लिखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट के लिए हम यहाँ पे आयोटा लिखेंगे। ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 ये भी n है, आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 0 और 0 0 आयोटा ये भी n टर्म है, और सबको यदि हम शामिल कर दें तो हमको मिल जाएगा 2n। इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो सी एन ओवर आर के लिए जो डायमेंशन होगा वो 2n होगा। नेक्स्ट 10वां नंबर, पोलिनोमियल स्पेस में हमने देखा a0 प्लस a1 x प्लस an x n। तो इसके जो बेसिस होंगे वो 1 x x स्क्वायर एंड एक्स एन, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है बेसिस में n प्लस 1 है, तो डायमेंशन हो जाएगा आपका n प्लस 1। इसी क्रम में यदि हम इनफाइनाइट को देखें, ये ऐसा, तो इसमें कैसे होगा, a0 प्लस a1 x प्लस an x n प्लस, ये और आगे बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट तक। इसका जो बेसिस होगा 1 x x स्क्वायर एक्स एन
और ये और आगे बढ़ते जाएगा तो ये हो जाएगा इसका इनफाइनाइट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड जो हम वेक्टर स्पेस जो फॉर्म करते हैं उसको देखते आए और उसका स्टैंडर्ड बेसिस, साथ ही साथ इसके जो डायमेंशन कितने होंगे वो हमने यहाँ पे काउंट करना सीखा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ आ गया जी? यस सर। चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है और जो कई बार एग्जाम में पूछा है उस सवाल को, है ना। और वो क्या चीज है देखिए, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, अगली क्लास में इससे रिलेटेड थ्योरम देखेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, सो दैट द सेट में क्या है हमारे पास, ये बी है और इसमें बेसिस के एलिमेंट मतलब E1 E2 से लेकर En तक, जो अभी मैं इसका नोटेशन बताया स्टैंडर्ड बेसिस के लिए वही दिया गया है, वेयर EI मीन्स 0 0 0 ऐसा, और ith प्लेस पे I रहेगा, 1 है तो पहले प्लेस पे 1, E2 है तो दूसरे प्लेस पे 2, E3 है तो दूसरे प्लेस पे 3, ऐसा 0 और इसमें क्या लिखा है, I occurs ith प्ले, वही बताया मैं, E1 है तो 1 प्लेस पे, E2 है तो दूसरे प्लेस पे, ऐसा प्लेस ith प्लेस is basis of VNR। VNR का मतलब n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात कर रहा है, ध्यान दें। तो ये जो B इक्वल टू E1 E2 En दिया गया है, ये VNR के लिए एक बेसिस का काम करेगा, ये हमको शो करना है, इसको हमको बेसिस शो करना है। तो बेसिस शो करने के लिए आप जान रहे हैं क्या करना पड़ेगा, इसके एलिमेंट को हमको Li दिखाना पड़ेगा और इसके हर एक एलिमेंट से मतलब लीनियर स्पान इक्वल टू Vn दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन देख ले, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले चीज तो VNR में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, इनको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है ना। तो इसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे और कैसे होंगे, x1 x2 एंड सो ऑन, xn जैसे एलिमेंट होंगे। और ये जो xi होंगे ये आपके रियल नंबर r से आएंगे। देखिए अब पहला जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ B इज बेसिस ऑफ VNR, हमको पहला प्रूफ करना पड़ेगा कि B इज Li, एंड सेकेंड हमको शो करना पड़ेगा कि इसका जो लीनियर स्पान है वो V के इक्वल होता है। चलिए, तो पहला चीज इसमें स्टार्ट करते हैं, B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 एंड सो ऑन अल्फा n En दिस इज इक्वल टू 0। जिसको हम बेसिस दिखाना चाह रहे हैं उसके एलिमेंट को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, उसको इक्वल टू 0 लिख दिया। और यदि इसका हर एक अल्फा i 0 हो जाता है, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 और ये जो अल्फा i है ये आपकी फील्ड से आ रहा है ना, फील्ड क्या लिया गया इसमें, रियल नंबर लिया गया। तो यदि 0 हो जाता है तो 0 हो जाएगा, सारे स्केलर यदि इसमें 0 हो जाएंगे तो ये जो b होगा हमारा Li हो जाएगा। ये हम इसके पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो अब देखिए ये कैसा हो जाएगा, अल्फा 1, अब E1 दिखने में कैसा होगा हमारा, 1 0 0 एंड सो ऑन 0 प्लस अल्फा 2 E2 कैसे होगा, दूसरे प्लेस पे 1 रखना है ना, 1 ऐसा 0 प्लस आगे बढ़ता गया अल्फा n और En की जगह हम लिखेंगे 0 0 0 एंड द लास्ट 1।
दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, जीरो एक्चुअल में क्या है, ये वाला जीरो, ये जीरो हमारा जीरो वेक्टर है ना। तो जीरो वेक्टर है तो ये भी कैसा होगा, n टपल के फॉर्म में होगा ऐसा। अब अल्फा 1 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 1 0 0 0 प्लस 0 अल्फा 2 0 0 प्लस अल्फा n का मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ 0, फिर 0 और लास्ट में 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे अल्फा 1, एंड दिस इज 0 0 0। ऐसा वेक्टर स्पेस जैसा है उसके एलिमेंट कैसे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट डिसाइड करना है ना। अब इसमें देखिए, ये कंपोनेंट वाइज ऐड होता है जब भी हम एन टपल की बात करते हैं। तो ये अल्फा 1 0 0 0 सारे जीरो के साथ, फिर ये 0 अल्फा 2 सभी जीरो के साथ, और लास्ट में 0 0 करते जाएंगे और ये अल्फा एन के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा एन, एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0, ये 0। तो देखिए, तो जब भी n टपल में कोई दो एलिमेंट जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो कंपोनेंट वाइज इक्वल हो जाता है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0, इसी क्रम में सारे जितने भी होंगे अल्फा 4 इन द लास्ट, ये आपका अल्फा n, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे अल्फा i जो कि क्या है, स्केलर है, फील्ड के एलिमेंट है, उसको हमने 0 दिखा दिया। इट मीन्स b इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, b हमारा लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सेकेंड हमको प्रूव करना है इसमें, सेकेंड नंबर, linear span of B, this is equal to Vn, Vn दिखाना है ऐसा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव LB जो है सबसेट होता है Vn का, और Vn सबसेट होता है LB का, ये हमको प्रूव करना है। अब पहला वाला पार्ट ऑलरेडी ऑब्वियस है ना, लीनियर स्पान को हमने बहुत ही अच्छा डिटेल से देखा हुआ है कि किसी भी सबसेट, किसी वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है जिसमें सॉरी वेक्टर होते हैं, उसका यदि हम लीनियर स्पान कर दें तो लीनियर स्पान क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं उन सभी का कलेक्शन होता है, और वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ध्यान दें, तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा तो ऑलरेडी ये इसका क्या होगा, सबसेट ही होगा, सीधी सी बात है। तो हमको सेकेंड को ही केवल प्रूव करना है, Vn इज सबसेट ऑफ LB। So we have to only show that, हमको प्रूव करना है कि Vn जो है सबसेट है LB का। तो सबसेट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, Vn से हम एक एलिमेंट लेंगे रेंडमली और उसको हम LB का दिखा देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Vn का हर एक एलिमेंट लिनियर स्पान ऑफ B में भी है, तो Vn क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा LB का। सो लेट, एक हम एलिमेंट लेके चल रहे हैं X, जो कि किसका एलिमेंट है, Vn का एलिमेंट है। तो यदि x Vn का एलिमेंट है तो ये n टपल के फॉर्म में लिखा जाएगा। सो x को हम लिखेंगे x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। xn जब लिखेंगे तो लिखने का तरीका कैसे होगा, देखिए पहला जो हमारा कंपोनेंट है x1, उसको जब हम बाहर लेंगे तो पहला एलिमेंट हमको लिखना है, तो ये हो जाएगा 1, और बाकी सारे टर्म को 0 कर दो, ऐसा 0 प्लस, अब x2 हमको लेना है तो x2 के लिए सेकेंड टर्म को 1 रखो, बाकी सब 0 कर दो, इस प्रकार 0, और लास्ट जो हमारा टर्म है xn, उसको हमको बनाना है, जनरेट करना है, तो इस प्रकार लास्ट में 1 करके बाकी सारे कंपोनेंट को इसका 0 बना दो। अब आप जान रहे हैं कि हमारा जो सेट जो गिवन है, ये 1 0 0 0 1 0 0 एंड द लास्ट 0 0 1, ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस के अंतर्गत आते हैं, और इसको हम नाम देंगे E1 E2 E3, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 E1 प्लस x2 E2 अप टू xn En, अच्छा मैं 3 लिख दिया क्या, सॉरी, ये n होगा, यहाँ पे En हो जाएगा ये। तो देखिए हमने क्या किया, x को b के एलिमेंट कौन कौन सा, E1 E2 से लेकर En तक, इसके लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। x को हम E1 E2 से लेकर En के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, और लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया मतलब क्या होगा, वो लिनियर स्पान ऑफ B में चला जाएगा।
इट मीन्स x बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ B। क्योंकि हमने रेंडमली एलिमेंट लिया था Vn से और वो LB का एलिमेंट हम शो कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि Vn का हर एक एलिमेंट जो है LB में चला जाएगा। सो Vn इज सबसेट ऑफ LB। तो ऊपर में ऑलरेडी हमारा LB सबसेट होता है Vn का, और उन दोनों से हो जाएगा। सो LB इक्वल टू V। Hence B equal to E1, E2 up to En is a basis of Vn over R। इस प्रकार प्रूव करेंगे।